वो काम को फटाफट करने की सोचेगा। आज क्या करना, आपको कल क्या करना, उनके पहले से प्लानिंग हो आपकी, और एक जुनून के बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी तो आज हमारे यहाँ की जनरेशन, देखो मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कई बार कि ऐसे काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी हुआ है ना, अगर वो बुरा भी हुआ ना, तो वो कुछ सिखा के गया है। मैंने तो मेरी हर जगह चिपका रखा, आई एम अनस्टॉपेबल। कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट 300 में लेके आया हूँ मैं, तो अगर मैंने उसको 700 में बेच दिया, तो उसके मन में है कि मेरा तो 400 का प्रॉफिट तो हो गया। पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज करो सबसे पहले। लोगों की ये मिथ भी तो है ना कि भाई पैसों से ही रिस्क लेते कितना बड़ा शोरूम बना दिया, उस पर आप कितना ही माल ला के डाल दो, हैं। तो भी कस्टमर आपके यहाँ से वेकेंट जाएंगे। कि जैसे वो मेंस का रख रहे हैं, तो कोई आके बोल रहा है कि आपको स्पोर्ट्स की चीजें भी रखनी चाहिए, आपको जूते भी रखने चाहिए। हाँ। एक चाय जैसे बिजनेस की आप फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हो, खुद डेवलप नहीं कर सकते, कैसे स्किल सेट है। जैसे बड़े मार्केट में जाते हैं तो स्टार्टिंग में कई जगह फ्रॉड भी होता है। ठीक है ना, उस पर टेक लगा एक्शन साइज का, लेकिन मेरे शोरूम से अगर आप बेच करोगे एम साइज का शर्ट, उसके बराबर है। कस्टमर रिटेंशन ज्यादा है सही, या फिर कस्टमर एक्विजिशन? आप अपने आप को यूनिक कर लो, अपने आप को अलग लेके जाओ, कंपटीशन होगा ही नहीं। टीम बिल्ड करना, उसको कैसे मैनेज करते हो आप, फिर इतने बड़े शोरूम को कैसे चलाते हो, वो टीम मैनेजमेंट सिखाओ हमें। यानी एक तो होता है कि रिच होना और एक होता है रिच दिखना, तो वो रिच दिखने के लिए खर्चा करता है। थ्रिफ्ट स्टोर से क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये क्लियर करो। ऐसे ऐसे बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट वैल्यू का 70% तक मार्केटिंग पे खर्च करता है। नई शॉप कर रहे हैं और वो बोल रहा है मेरे अखबार में पेपलेट, बेवकूफ है नहीं। तो ये क्लॉथिंग का बिजनेस या फिर और भी कोई बिजनेस है, तो उसको करे कैसे? मतलब उसमें अपन को, मतलब जो स्टार्टिंग से जो पॉइंट्स अपन को पता होने चाहिए, जैसे उसका फाइनेंस का पॉइंट हो गया, उसमें जो एक बिगिनर है, समझ लो एक बिगिनर है, उसको आपको बताना है कि क्या टिप्स दोगे आपकी भाई ऐसे ऐसे अपन को करना है। देखो मैं सिंपल सा आपको कुछ डेटा शेयर करता हूँ, और मेरा वो एक्सपीरियंस, सारी गलतियां जो मैंने की वो ना करे कोई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, किसी को अगर कोई काम की शुरुआत करनी है ना, तो सबसे पहले उसको ये करना कि मेरे को करना किस चीज का काम है। हाँ। उस पर पूरी रिसर्च होनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। और फिर मैं ये भी बोलूंगा, जैसे मैंने पहले बताया, कि उस प्रोडक्ट जो भी आप काम करना है ना, पहले उसका कुछ एक्सपीरियंस लो आप। सही बात है। सीधा बिजनेस में मत उतरो। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको चाहे कहीं जॉब करनी पड़े, भले ही आप कितने पैसे वाले हो, आपके पास ऑलरेडी इतने पैसे होंगे, तो भी एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। सही बात है। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको पोलाइटली फ्लेक्सिबल होके काम करना पड़ेगा। सही बात है। भले आप जल्दी सीखते हो तो आप भले 6 महीने का टाइम ले लो, 1 साल का टाइम ले लो, लेकिन थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस आपको आ जाएगा। हाँ। है ना, आप कस्टमर कैसे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो चीजें सीख जाओगे। सही बात है। प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप कभी पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज करो सबसे पहले, कि मेरे को किस प्रोडक्ट का काम करना है। सही बात है। प्रोडक्ट फाइनल हो गया, फिर उसकी राइट ऑडियंस का एनालिसिस करो कि मेरा कस्टमर कौन होगा। अब क्या होता है कि आपको दुकान कर ली, आपने दुकान डाल ली, आपने लाके प्रोडक्ट डाल लिया। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, प्रोडक्ट कोई भी हो, प्रिंसिपल्स हर बिजनेस के सेम होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे सर्विस बेस्ड हो, प्रिंसिपल्स सेम होते हैं, है ना। बस उनको इम्प्लीमेंट आपको अपने बिजनेस के हिसाब से करना है, सिंपल है। तो प्रोडक्ट फाइनल किया, राइट ऑडियंस पता करो कि मेरे कस्टमर कौन होंगे। आपने इससे दुकान कर ली, उसमें माल लाके रख लिया, और अब ग्राहक आ रहा है, मांग रहा है, ये तो नहीं है तो वो लाके डाल देंगे, फिर ये मांगा वो लाके डाल दिया। हर कस्टमर आपका 100% कस्टमर नहीं हो सकता। सही बात है। आपने अगर शॉप कर ली, आपने कितना बड़ा शोरूम बना दिया, उस पर आप कितना ही माल लाके डाल दो, तो भी कस्टमर आपके यहाँ से वेकेंट जाएंगे। सही बात, जाएंगे बिल्कुल। तो आप टारगेट उन्हीं कस्टमर को करो जिनको आपको माल बेचना है। वो टारगेट ऑडियंस कैसे करोगे आप निकालो कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, किस रेंज का है, मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वहां पे सुटेबल है कि नहीं, ये वहां की ऑडियंस इसको अफोर्ड करेगी कि नहीं करेगी। छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, कुचामन में, अगर मैं कुचामन की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेस आपने देखे होंगे। जैसे फूड की बात करूं मैं, वड़ा पाव, यहाँ पे दुकानें खुली है, और भी बहुत सारी ऐसे काम खुले हैं जिनका यहाँ के कस्टमर को कोई मतलब ही नहीं है, वो टेस्ट के लिए कभी चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो बिजनेस में लगातार आपको फ्लो मिलेगा ही नहीं। सही बात है। क्योंकि हमने देखा यार, मुंबई गए थे, वहां पे भाई साहब बड़ा पाव की दुकान पे लाइन लगी है, ठीक है ना, तो हम तो बड़ा पाव का काम करते हैं कुचामन चल के, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुचामन में क्या, तो वहां पे भाई साहब मुंबई की लाइफस्टाइल अलग है, कुचामन की लाइफस्टाइल अलग है। सही बात है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ की जो कस्टमर बनेंगे, जो मेरे यहाँ की जो पब्लिक है, वो कैसे कमाती है, कितना कमाती है, उसका कितना खर्च करती है, फैमिली पे कितना खर्च करती है, खुद पे कितना खर्च करती है, ठीक है ना। और खुद पे खर्च करती है तो किन चीजों पे करती है, कपड़ों पे ज्यादा करती है, खाने पे ज्यादा करती है, घूमने पे ज्यादा करती है, इन सब चीजों की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर आप डेटा निकलेगा आपका कि यहाँ की पब्लिक जो है
वो खर्च करती है कपड़ों पे, ठीक है ना, लेकिन कपड़ों पे वो खर्च करती है किस ब्रैकेट में खर्च करती है? क्या वो 2000 की ड्रेस अफोर्ड करते हैं? क्या वो 5000 की ड्रेस अफोर्ड करते हैं? क्या वो 1000 रुपए का शर्ट खरीद लेते हैं या 400 रुपए का शर्ट ही खरीदते हैं? इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि 3 तरह की चैनल है इंडिया में। अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो पब्लिक क्या होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 3 सिटीज होते हैं अपने यहाँ पे। टीयर 1 यानी जो हाई फाई सिटीज है, मेट्रोज जो है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। टीयर 2 पे थोड़े छोटे टाउन्स हो गए, है ना। टीयर 3 पे हमारे जैसे कुचामन हो गया, कस्बे, छोटे कस्बे जो ग्रोइंग है ना। तो टीयर 3 सिटी का कस्टमर और टीयर 1 सिटी का कस्टमर बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर मैं मुंबई गया, मैंने देखा यार भाई साहब लिवाइस के शोरूम में भयंकर भीड़ लग रही है, मैं तो लिवाइस की फ्रेंचाइजी लेता हूँ, क्या कुचामन में चलेगा? सही बात, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ की जो कस्टमर है उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, यहाँ का कस्टमर कमाता है तो कैसे कमाता है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या करती है। जैसे फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे खाना खाने अगर मेरे यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या वो ओकेजनली बाहर आते हैं, या वो किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं, या रैंडम आते रहते हैं कि हर दिन बाहर खाते हैं? तो क्या होता है मुंबई में या दिल्ली या मेट्रोज की बात करूं तो वहां पे इतने टूरिज्म होते हैं, इतने लोग रोज पर्यटन के लिए आते हैं, इतने लोग वहां पे बिजनेस के लिए आते हैं, तो वहां पे बिजनेस चलना ही चलना है, कुछ भी कर लो। लेकिन कुचामन में अगर मैं वही बिजनेस वहां का कंसेप्ट देके यहाँ करता हूँ तो क्या चलेगा? बिल्कुल सही बात, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई टूरिज्म है, ना कोई बिजनेस हब है कि यहाँ पे लोग रोज इतने सेल्समैन या इतने लोग बाहर से आते हैं बिजनेस के लिए, तो नहीं चलेगा। क्या होता है ना, वही बने जैसे बोला ना, रेडीमेड चाहिए सब। एक चाय जैसे बिजनेस की यहाँ फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हैं, एक चाय जैसे बिजनेस को खुद डेवलप नहीं कर सकते, कैसा स्किल सेट है? सही बात है, हम छोटी सी स्किल नहीं सीख सकते, है ना। तो सिंपल है कि नया बिजनेस आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनल करो, फिर उसकी राइट ऑडियंस ढूंढो। सपोज करो कि आपने बोला कि कपड़े का काम करना है, तो मेरे को कपड़े का काम करना है, तो मैं किसको सर्व करूंगा? मेंस को करूंगा, विमेंस को करूंगा, किड्स को करूंगा, ठीक है ना। तो आपने फाइनल किया कि मेरे को मेंस को करना है, तो मेंस में अब मैं देखूंगा कि मेंस में जो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैं लिखूं। अब मैं देखूं कि यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी अगर आपने कहीं जॉब की है तो आपको बहुत सारा डेटा उससे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन आपने नहीं किया तो उसका एनालिसिस करो, आप अपने आजू बाजू देखो, आप खुद देखो। सबसे पहले अगर मैं मार्केट में जींस खरीदने जा रहा हूँ तो मैं कितने रुपए की खरीद लेता हूँ? अब मैं खुद ने आज तक मैंने ना 1500 से ऊपर की जींस नहीं पहनी, और मैं बोल रहा हूँ मैं तो यहाँ पे लिवाइस का शोरूम करूंगा। अब मेजर जो पॉपुलेशन है ना हमारे इंडिया में, वो मिडिल क्लास है ना, जिसको मास पब्लिक बोलते हैं, मास कंज्यूमर बोल सकते हैं, वो मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास में भी मिडिल क्लास है ना, अपर मिडिल क्लास है जो जो ब्रांड्स की ओर भागती है, और जो रियल में रिच लोग है ना, वो ब्रांड्स की ओर भागते हैं, लेकिन उनका एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है ना, सही आप बात है, देखोगे ना। और जो मिडिल क्लास है ना, प्रॉपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, है ना, तो वो लोग ज्यादा खर्च करते हैं मार्केट। और मेन अगर मैं निकालूं तो मिडिल क्लास लोग ही ज्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोला शॉप पे खर्च करना है, यानी एक तो होता है कि रिच होना और एक होता है रिच दिखना। तो वो रिच दिखने के लिए खर्चा करते हैं, है ना, अमीर दिखने के लिए खर्चा करते हैं, अमीर होते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा वही करते हैं ना। लेकिन उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है ना, उसको नोट करना पड़ेगा। ये 100 लोग बाजार में यहाँ पे पॉपुलेशन है जो खरीदारी करते हैं, उन 100 लोगों में 80 लोग है ना, उनका क्या बाइंग कैपेसिटी है? वो ड्रेस जो खरीदते हैं उसका एवरेज आप कैलकुलेशन निकाल के करोगे ना। तो मैंने जैसे आपने पूछा ना क्लासिक होल्डर मैंने यहाँ किया तो उसमें क्या चेंजेस किया, तो मैंने चेंजेस ये भी किया कि मैंने वहां से आने के बाद मैंने ना बहुत सी ये गलतियां सुधारी कि मैं वहां पे कुछ भी बेच रहा था, इवन ब्रांड्स के रेप्लिका जो कॉपी पीस होते हैं वो बेच रहा था। मैंने यहाँ पे उन सबको हटाया। अगर मेरे को ग्रोथ करनी है तो मेरे को इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। और एक्चुअल मैंने मार्केट एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने जैसे विवेक बिंद्रा सर है, एक मेरे कोच है अश्विनी मात सर है, ठीक है, और हर्षवर्धन जैन सर है, तो इनकी ट्रेनिंग से, इनकी मेंटरशिप से बहुत चीजें सीखी। तो ये चीजें निकालनी सीखी कि एक्चुअल में डेटा कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ ना, तो मेरे को किस ब्रैकेट में प्रोडक्ट बेचना है। तो मैंने ये निकाला कि क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वही सेम क्वालिटी अपन यहाँ के पब्लिक का जो बजट है उसके अंदर अवेलेबल करा सकते, अफोर्डेबल रेट पे। सही बात। तो फिर मैंने उस पे पूरा काम करके और यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट की। आप एनालिसिस करो तो प्रोडक्ट फाइनल हो गया आपका, उसके बाद में आपका ऑडियंस फाइनल हो गई, मेरा कस्टमर कौन है, वो किस रेंज का खरीदता है, उसी रेंज का आपको काम करना। सही बात है। 2008 में मैंने शुरुआत की थी बूट की, और आज 2026 तक मैंने आज तक एक सिंगल कपड़े का जो बोलते हैं ना कि ये तो डेड स्टॉक हो गया, एक्सपायर हो गया, इसका लोट बेचना है, मैंने आज तक नहीं बेचा। और सबसे ज्यादा रेडीमेड में क्या होता है, डेड स्टॉक। सही बात। तो डेड स्टॉक से बचने का तरीका यही है
कि पब्लिक लोग कुछ भी मांगेंगे। एक बार मेरे पास एक कस्टमर आया, सुबह सुबह की बात है, कोल्ड रूट पे आया और पहले से वेट कर रहा था। तो जैसे हमने शॉप बोले, यार भाई साहब 7 बजे से वेट कर रहा हूँ यार, जॉकी के सॉक्स दो फटाफट, मैंने सुना कुछ और में आपके पास ही मिलते हैं। तो हमने बोला लो भाई, आया खोला, जॉकी का सॉक्स दिया। उस टाइम जॉकी का सॉक्स आ रहा था 99 रुपीज का। तो उसको बोला 99 रुपए, 99। तो बोला इतना महंगा कौन सा होता है, वो आते हैं ना 100 रुपए के 3, वो दो। तो अब हम कुछ शौक हो गए कि उसको, जो कि उसने नाम तो सुन लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि जो कि क्या ब्रांड है, क्या और ब्रांड किस रेंज का आता है। सही बात। तो 99 के 3 तो वो जो कि थोड़ी आएगा। तो हम अगर वैसे कस्टमर को सोच के अगर वो कर ले काम, तो उसमें लॉस ही होगा, लॉस होगा भी, है ना। तो रियल एनालिसिस मार्केट का आप करो और राइट प्रोडक्ट लाओ। उसके बाद में जो मैंने आपको पहले बताया, फिर आपका जो नाम सजेस्ट कर रहे हो वो, डोमेन, वेबसाइट, हर चीज का पहले डेटा सिक्योर कर लो आप, हाँ। फिर मार्केट में उतरो। जैसे आपको कोई कस्टमर आके बोला कि नहीं आप इस ब्रांड की लाओ, कोई कस्टमर आपको आके बोला कि नहीं आप ना ये चीज भी रखा करो। तो ये जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, उनमें होता है कि जैसे वो मेंस का रख रहे हैं, तो कोई आके बोल रहा है कि आपको स्पोर्ट्स की चीजें भी रखनी चाहिए, आपको जूते भी रखने चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा वो बताओ। मैं बताऊँ ना, ये सब गलतियां मैंने भी की है ना। आपको हर कस्टमर कुछ ना कुछ फीडबैक देके जाएगा। ये आपको सोचना है कि मेरे पास जो कस्टमर जो बोल के जा रहा है, वो सेम ही चीज कितने लोग बोल के जा रहे हैं। अगर 10 कस्टमर आए, उन्होंने 8 ने बोला कि यार आप स्पोर्ट्स शूज लेके आओ, तो आप ले आओ। लेकिन कोई एक बोल के गया, बाकी उन्होंने बोला ही नहीं, और आप फिर ले आए, तो एक को बेचने से आपका कैसे टर्नओवर होगा। सही बात। आपने जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न नहीं आएगा आपके पास। सही बात। दूसरा क्या होता है ना, आप अपने प्रोडक्ट में, जिन्होंने अगर शॉप कर भी रखी है, मैं उनको एक चीज बोलूंगा कि आप डेटा एनालिसिस करो। सबसे पहले तो सिस्टम पे आओ। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, सिस्टम पे आओ, आप बाकायदा सॉफ्टवेयर लगाओ, बिलिंग करो, डेटा आपके सामने होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ना, एक क्लिक पे आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास आज अगर सेल्स हुई है, तो मेरे पास किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, कौन सी साइज की कितनी सेल्स हुई है। सही है बात ना। आज मैं इसी चीजों पे काम करता हूँ। तो क्या होता है ना, उससे मेरे को पता लगता है यार, जिनसे मेरे पास है ना 100 आई थी ना, ठीक है ना, उसमें साइज मेरे पास 30 से 36 तक आए थे ना, लेकिन मेरे पास तो 32-34 ही बिकी है, 36 भी बड़ी है, 30 भी बड़ी है। तो मैं नेक्स्ट परचेसिंग में क्या करूंगा कि उस जहां से भी मेरा जो प्रोडक्ट आता है, मैं उनको बोलूंगा यार मेरे को सिर्फ 32-34 ही चाहिए। सही बात है। तो मेरे पास डेटा स्टॉक नहीं होगा। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, डेटा हमारे पास है नहीं, हमें पता ही नहीं क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, अंधाधुंध माल आ रहा है, और क्या बिक रहा है ठीक है इकट्ठा हो रहा है, और पता ही नहीं है। सही बात है। और उस पर क्या देखो, आप 3 पॉइंट्स होते हैं, आप लिखो हमेशा, स्लो मूविंग प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, नो मूविंग प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लेके तो आगे, लेकिन बिक ही नहीं रहे, नो मूविंग। उनको खत्म करो, हटाओ, किसी भी रेट पे बेचना पड़े बेच दो, खत्म करो, क्योंकि पैसा जो भी आ रहा है वो आपके पास आ जाए। सही बात। और उसको वापस नहीं लाना। ठीक है ना। स्लो मूविंग जो बिकता तो है, लेकिन कम बिकता है ना, यानी वो पैसा हमारा खाके बैठा है। अब स्लो मूविंग में क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिकते तो है, लेकिन उनकी वजह से कस्टमर और भी चीजें ले लेता है, तो वो तो आप रख लो, बाकी जो है ना उनको हटाओ। फास्ट मूविंग क्या क्या यार, मैं जिनसे कल तो मंगाई थी ये वाली इस ब्रांड का माल, या ये फलाना प्रोडक्ट या फलाना पैटर्न मैंने कल मंगाया था, 7 दिन के अंदर खत्म हो गया, यानी फास्ट मूविंग है, फटाफट मंगाओ ना। सही बात है। तो आपका टर्नओवर जल्दी होगा। तो ये आप एनालिसिस बिजनेस में जब होंगे ना, और ये बिना सिस्टम के नहीं हो सकता। एक इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है फाइनेंस का। अब कस्टमर आ रहा है, वो कितने की उसको लेके आ रहा है, उसका लाने का, उसका जो अपने शॉप का रेंट है, फिर जो भी और भी चीजों का खर्चा लगता है, तो उसका फाइनेंस का समझो। क्योंकि उनको क्या है, ये चीज होती है कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट 300 में लेके आया मैं, तो अगर मैंने उसको 700 रुपए में बेच दिया, तो उसके मन में है कि मेरा तो 400 रुपए का प्रॉफिट तो हो गया, बट जो उसके बीच का जो रेंट का वो सब चीजें है ना, फाइनेंस, वो समझा हुआ। देखो मैं तो एक प्रोडक्ट को सब वही चीज है कि जब हम डेटा पे काम करेंगे, तो और जब हम सिस्टम पे आएंगे, तो डेटा हमारे पास सामने एनी टाइम रहेगा। हम क्या होता है ना, एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 100 रुपए का मैं प्रोडक्ट लेके आया, मैंने 120 का बेच दिया, इसमें मेरा प्रॉफिट है, जबकि वो आपका ग्रोस प्रॉफिट है। अब उसका नेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आपको इबिटा निकालना पड़ेगा, आपको पेट निकालना पड़ेगा। पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, और इबिटा यानी आपके सारे खर्चे निकालने के बाद, सब इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में आपके क्या बच रहा है। ठीक है। अब क्या होता है ना कि अपन को ये देखना पड़ेगा कि मैंने शॉप ली है, तो ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, ठीक है ना, इसको मैं लोग प्रॉफिट भी सही सेट नहीं कर पाते हैं, कितना मार्जिन लेना चाहिए। सही बात है। पूरे बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस है सारे आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे कि मेरे इस पर रेंट इतना जा रहा है, ठीक है, मेरे इसके ऊपर जो मैंने, अगर मेरे पास सेल्समैन है तो उसकी सैलरी क्या जा रही है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर एक एक चीज कि मैं इस पे कैरी बैग दे रहा हूँ, मेरे शोरूम का लाइट का बिल भी है ना, मेरे इसको कस्टमर को चाय कॉफी भी पिलानी है, तो हर एक छोटे से छोटा खर्चा आपको लिखना पड़ेगा।
और उन सारे खर्चों की टोटल और आपके टर्नओवर से करके कैलकुलेशन आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा कि मैंने इस महीने में अगर मैंने 100 पीस बेचे हैं और मेरे खर्चा इतना हुआ तो पर प्रोडक्ट मेरे पे खर्चा कितना आया, खर्चा कितना, सही वो बात खर्चे को आपको एक परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, फिर उसको हर बार आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके आपका जो भी प्रॉफिट आता है तो वो ग्रोस प्रॉफिट में से वो एक्सपेंसेस आपको माइनस करने पड़ेंगे, चाहे आपने इंटरेस्ट लेके पैसा लगा रखा है वो सब भी उसमें लेस होगा, फिर आपका जो नेट बचेगा ना वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो। अब कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिन्होंने 100 रुपए की चीज 120 में बेच तो दी लेकिन उनका खर्चा 25 रुपए का हो रहा है, हाँ 25% हो रहा है, तो वो 5% लॉस में, लॉस में। प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन वो बोलते क्या है 20 रुपए मैंने कमा लिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे कई बार कोई नई शॉप करता है वो बोलता है यार मैं तो, उसने पास वाली दुकान वाला है वो चीज 100 में लाया 105 में बेच देता है, नो टेंशन, आप मस्त तो अपना प्रॉफिट लेके काम करो, वो जो 100 का 105 में बेच रहा है वो लंबे टाइम नहीं चलने वाला, लंबे टाइम ठीक है ना। सही तो बात इसलिए अपने बिजनेस में ग्रोथ करने का सबसे बड़ा है कि पहले प्रॉफिट को तो मेंटेन करो आप, प्रॉफिट आपका अगर कंसिस्टेंटली आ रहा है ना तो आप अपने आप ग्रो कर जाओ, सही बात, ठीक है ना। तो सिंपल है कि ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जरूर। इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये भी, जैसे नया नया कोई स्टार्टअप कर रहा है तो वो परचेसिंग कहाँ से करे? हाँ, जैसे आपका क्लोथिंग का है ना, तो कि भाई आप ये बताओ उनको, ये टिप्स दो कि आप कहाँ से करो, क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या क्वालिटी देखनी चाहिए? आजकल के एक ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया पे हम रील्स देखते हैं और बहुत लोग ये बताते हैं मेरे मेरे यहाँ पे जींस है और मैं 300 रुपए में बेच रहा हूँ, 250 में बेच रहा हूँ होलसेल, हाँ और हम उनसे फोन पे मंगा लेते हैं। सबसे पहले तो इससे बचना चाहिए, हाँ है ना। जैसे मैं आज तक भी किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले उसको टच एंड फील किए बिना, देखे बिना, उसकी फिटिंग चेक किए बिना मैं प्रोडक्ट परचेज करता ही नहीं हूँ, है ना। हाँ, एक बार जो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया फिर उसको रिपीट करना तो मैं भले ही फोन पे ऑर्डर दे दूं कि माल मेरे को वापस भेजो, क्योंकि मैंने चेक कर लिया। लेकिन जब नया प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, मैं सबसे पहले, जो नए बिजनेसमैन की आप बात हो रही है, नए कोई शॉप स्टार्ट कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप एक तो बड़ी जगह मत जाओ, जैसे सीधे बोलते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आजू बाजू कोई होलसेलर है उससे आप टच में आओ, प्रोडक्ट आपने फाइनल कर ही लिया, वो प्रोडक्ट यहाँ होलसेल कौन कर रहा है वहां पहुंचो। ये हो सकता है कि कोई आपने ऐसी कंपनी सर्च की जो मुंबई की मैन्युफैक्चरर है, आप उनको बोलो कि आपका, मैं यहाँ से हूँ और मेरे आसपास जयपुर या यहाँ पे कोई आपका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रह गया तो मैं उससे ले लूँ, तो आप उन्हीं को अप्रोच करो। उससे फायदा ये होगा कि आप बड़ी जगह जाओगे, आपका खर्चा ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और आप वहां से क्वांटिटी बल्क में परचेज करके लाओगे। फिर अगर वो बल्क में नहीं बिकेगी तो डेड स्टॉक होएगा। सही बात। तो छोटी क्वांटिटी में एक बार अपने आसपास के होलसेलर से परचेज करो, फिर जब आपको लगता है कंपटीशन नहीं है और कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि मेरा इजीली बिक रहा है ना, तो फिर क्या होता है ना, आप उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो शुरुआत आपको छोटे से करनी चाहिए। छोटे होलसेलर जो है उनसे शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा लाओ, बेचो, चाहे आपको हर वीक लाना पड़े, ठीक है ना। ऐसे ही आप शुरुआत करो। परचेजिंग का क्या होता है, आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लोगे तो परचेजिंग में आप कभी भी फंसोगे नहीं। सही बात। लेकिन हम बिना प्रोडक्ट फाइनल किए जब जाते हैं ना तो हमें क्या लगता है, अरे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लो, ये अच्छा लग रहा है, ये भी ले लो। सही बात है। क्योंकि हम बड़े मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे और हमें सब अट्रैक्ट करेंगे, सही बात है। क्योंकि हम तो उसके लिए नए हैं ना, तो हमें पता ही नहीं क्या बिकेगा, हमें तो सब अच्छे लग रहे हैं। सही बात है। जैसे बड़े मार्केट में जाते हैं तो स्टार्टिंग में कई जगह फ्रॉड भी होता है कि अपन तो नहीं होते, अपन को क्या पता, बट वो क्या करते हैं, अपन जो डेड स्टॉक उनके पास पड़ा होता है वो अपन को चिपका देते हैं क्या एक्चुअली। तो इसका भी बताओ कि अपन है ना, मतलब अपन इस चीज को कैसे पहचाने कि अपन को डेड स्टॉक दे रहा है, या कुछ ऐसी टिप्स कुछ भी? देखो डेड स्टॉक क्या होता है एक्चुअली, कि जो प्रोडक्ट आपका मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है, यानी फैशन पुराना है, अगर आपने प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिया, ट्रेंड का आपको पता है, तो आप कैसे डेड स्टॉक परचेज कर लोगे। डेड स्टॉक आपको जब आता है ना, बताओ किस लालच में आता है, बिना लालच के आपको नुकसान होगा ही नहीं। आपको लगता है कि यार ये जींस तो 500 रुपए की है, ये मेरे को 300 में दे रहा है, ले लो, बेच लेंगे। डेड स्टॉक तभी होएगा तब आप प्रॉफिट के चक्कर में लालच करके ला रहे हो। आप करंट जो चल रहा है उसी ट्रेंड को फॉलो करो, जो प्रोडक्ट लाते ही बेच दो, क्योंकि मैंने अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आप प्रोडक्ट पे रिसर्च जितनी करनी है कर लो। आपके पास क्या फास्ट मूविंग है, क्या स्लो मूविंग है, आप फंसोगे ही नहीं। सही बात है। तो ये लालच मत करो, क्योंकि रील्स देख के हम क्या करते हैं, अरे यार ये जींस तो 800 रुपए में आराम से बेच लूंगा, 250 में दे रहा है, मंगा लो, बिकेगी नहीं, क्योंकि वो डेड स्टॉक ही देगा। सही बात। और यह हो सकता है कई बार फेक ही मिलता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं रील देख के एक बार मुंबई गया था किसी के पास, तो बोल रहा था 250 रुपए में शर्ट, मेरे को भी किसी ने बोला भाई साहब देखो 250 रुपए में शर्ट बेच रहा है, मैं पहुंच गया भाई, क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं पता करूं यार कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला भाई साहब आपने रील डाली थी 250 रुपए, तो उसने बोला ये कुछ 20 से 21 शर्ट लगा रखे थे उसने, बोले ये है, बाकी 800 रुपए से शुरू है। तो अब 250 रुपए और 800 रुपए होलसेल में बहुत बड़ा फर्क होता है। सही बात है। तो उनको स्टॉक क्लियर करना था, डेड स्टॉक पड़ा था, उसको निकालना था। कई लोग करते हैं ना ये, उसी का है क्या मतलब, जैसे कि कई लोग ये चीज करते हैं,
जैसे कि अभी अपने कुचावन में भी ट्रेंड चल रहा है और आसपास में भी ट्रेंड चल रहा है कि 1000 रुपए में 4 जींस, शर्ट्स 500 में 4। इसमें क्या होता है ना, अधिकतर तो इसमें इसमें 2-3 कंसेप्ट होते हैं। हम्म। एक तो क्या होता है, लोट डेड स्टॉक होता है जो फैक्ट्रीज में बन चुका। कुछ माल ऐसा होता है जो कि माल खराब हो गया, उसके भी लोट निकलते हैं। कुछ माल ऐसा होता है जो माल खराब नहीं है लेकिन वो आउटडेटेड हो गया, उसके भी लोट निकलते हैं। कुछ माल ऐसा हो गया जो बनाते ही सस्ते हैं, जैसे उन्होंने सरप्लस का कपड़ा लिया, उसका बनाया, हाँ। ठीक है ना, उस पर टैग लगा एक्सल साइज का, लेकिन मेरे शोरूम से अगर आप मैच करोगे एम साइज का शर्ट उसके बराबर है, सही बात। साइजें छोटी हो गई, फैब्रिक हल्के होते हैं, तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। अब वो क्या बेच रहे हैं वो डिपेंड करता है। सही बात है। क्योंकि देखो मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक होगा, स्टिचिंग अच्छी होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 200 रुपए में कोई शर्ट दे दे 250 रुपए। सही बात। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर, मैंने बोला ना कस्टमर, उनके कस्टमर अलग है, उनके कस्टमर का इफेक्ट मेरे बिजनेस पे कभी नहीं आएगा। सही बात है ना, हम बोलते हैं ना कंपटीशन है मार्केट में, आप अपने आप को यूनिक कर लो, अपने आप को अलग लेके जाओ, कंपटीशन होगा ही नहीं। अपने आप बैठ जाएगा। सही बात। कुचावन में जितने नए आउटलेट खुले, जितने नए शोरूम्स खुले, मेरे को उनसे बेनिफिट हुआ है ना कि लॉस हुआ है। क्योंकि मैं जिस मॉडल पे काम करता हूँ, यहाँ की पब्लिक वहां पे गई तो उनको एक कंपैरिजन हो गया कि यार क्लासिक वॉल्टन पे तो ये प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, फिर तो इसके कंपैरिजन पहले जो चीज महंगी लगती थी आज वो सस्ती लगती है। सही बात है। तो कंपैरिजन हो गया। तो अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे तो कंपटीशन भी कुछ नहीं करेगा। सही बात। कई बार कुछ कस्टमर जैसे होते हैं कि हम आपसे ये लेके गए थे, इसका तो ये कलर फॉल्ट हो गया, इसमें ये साइज धोने के बाद ये छोटी हो गई। कई मैंने छोटी शॉप्स में भी देखा है, कई जैसे लोगों के मन में है ना कि ब्रांड्स, तो उनमें भी देखा है मैंने। तो ये क्या मतलब कैसे आप ना आपके कस्टमरों को आप कैसे संतुष्ट करते हो, उनसे क्या फीडबैक्स लेते हो, उसके ऊपर आप फिर क्या काम करते हो, ये बताओ मेरे को आप। देखो मेरा एक सिंपल सा रूल है, जहाँ एक प्रॉब्लम उसका कर दो सॉल्यूशन परमानेंट, कि वो दोबारा रिपीट ना हो, है ना। और उसका सॉल्यूशन क्या है कि कस्टमर को जो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किस रेंज का बेच रहे हैं, और उसकी पूरी रिसर्च हमारी होनी चाहिए प्रोडक्ट पे, जिससे हम खरीद रहे हैं उससे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल हो, कि इसमें अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उसका वो क्या सॉल्यूशन करता है, और अगर नहीं होती है तो वेल एंड गुड है। सही बात है। अब कंप्लेंट अगर आ रही है तो अगर पहली बात तो ऐसे वेंडर से काम ही मत करो जो कंप्लेंट वाले प्रोडक्ट देता है। अब क्या होता है ना, फैब्रिक कई ऐसी चीज है जिसमें कई प्रोसेस में माल बनता है ना। तो हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा माल बनाती है, हमेशा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसका किसी एक लोट में कुछ प्रोसेस की वजह से गड़बड़ हो गया, है ना। तो अब कंप्लेंट में क्या होता है कि कस्टमर हर प्रोडक्ट पे उसका अलग वॉश केयर होता है, धोने का तरीका अलग होता है, कस्टमर के यूजेज पे पूरा डिपेंड करता है। अगर कस्टमर उसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग केयर करेंगे तो उस पर कंप्लेंट आएगी नहीं। आज तो प्रोडक्ट इतना जबरदस्त तरीके से प्रोसेस होता है कि कंप्लेंट आने के चांस ना के बराबर, ना उसका कलर सिंक होएगा, ना उस पर फेडिंग आएगी। अब 3-4 कंप्लेंट जो हमारे पास आती है मैं बताता हूँ। एक तो गर्मियों में, जैसे जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीने जो पीक गर्मी के होते हैं ना, हर बॉडी इंसान की बॉडी से पसीना आता है। सही बात है। कुछ लोगों की पसीना होता है वो एसिडिक होता है, साल्टी होता है ना। जैसे कि हर बॉडी के पसीने में स्मेल नहीं आती है ना, कुछ लोगों के पसीने में, जूते में स्मेल आती है, सब में नहीं आती है ना, तो जूते की गलती थोड़ी है, सही बात है। वो पसीना ऐसा है ना उनका। वैसे एसिडिक पसीना होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे हमारे शोल्डर से कलर फेड हो गया, किसी का जो पेट होता है तो उसके पेट से कलर फेड हो गया। जहाँ पसीना बॉडी पे आता है वो रुकता है और वो वहीं सूख जाता है, और उस कपड़े को अगर अगले दिन वापस पहन लिया और फिर वो पसीने में हुआ तो उसका कलर फेड होएगा, फेड हो जाता है। सही बात। उसमें कपड़े का कोई दोष नहीं है, उस पसीने ने उसको किया क्योंकि वो एसिडिक है। अब वो कंप्लेंट आती है तो उसका हम भी कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। सही बात है। कि कंप्लेंट क्या करोगे, फैब्रिक का कलर तो गया ही नहीं है ना। और वो कलर भी कैसा होगा, जैसे वो कपड़े का कलर जैसे स्काई ब्लू है तो ये लाइट हो जाएगा, उसका कलर भी होता है या तो येलोइश होएगा या पिंकिश हो जाएगा, रेडिश टाइप का, क्योंकि वो एसिड है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हम कस्टमर को उस दौरान कोई भी कपड़ा बेचते हैं, हम साफ कह के बेचते हैं कि इस तरह की कोई कंप्लेंट, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कंप्लेंट है ही नहीं। सही बात है। सेकंड क्या होता है कि अब कंप्लेंट आती है कि कपड़ा सिकुड़ गया, है ना, तो सिकुड़ गया तो वो किस रीजन से सिकुड़ा है। अगर वो कंप्लेंट आती है तो अगर उस लॉट में मिस्टेक है तो एक कस्टमर भी, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर और भी लेके आएंगे, सेम प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरे साथ एक जींस में हुआ था, तो एक पहला कस्टमर कोई लेके आया कि भाई साहब इसका कलर फेड हो गया, तो हमने कहा यार कुछ एसिड से या कुछ ब्लीचिंग ज्यादा हो गया होगा, तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। वो कंप्लेंट सेम 3 कस्टमर गए तो हमने क्या किया कि मैंने डेटा निकाला, क्योंकि देखो डेटा होगा तो ये काम होगा, सिस्टम होगा तो ये। मैंने वो जिन जिन कस्टमर को बेची ना उनको मैंने अपनी टीम से कॉल करवाए और उनको कॉल किए कि ये भाई साहब ये जींस आपने खरीदी थी, ये जींस वापस लाओ और आप दूसरी ले जाओ।
बोले क्या हुआ, कुछ ने ये भी बोला कि नहीं मेरे तो सही है, मेरे तो कुछ कंप्लेंट ही नहीं है। हमने बोला कि अगर नहीं हुई आप देख लो आपके हिसाब से, बाकी हम ये बोल रहे हैं कि आप दूसरी ले जाओ। हमने पूरा लोट जितना बिक गया था वो वापस मंगाया, जो लेके आया, और जिसने जो पड़ा था उसको वापस वहां से ट्रैक से हटा के उसको वापस डंप कर दिया। ठीक है ना। तो ऐसी कंप्लेंट कई बार हो जाती है, सही बात है। वो होती है तो वो सबसे आती है कंप्लेंट, है ना। बाकी कंप्लेंट जो होती है वो कस्टमर के यूजर्स से होती है। फैब्रिक के मामले में क्या होता है, नो गारंटी नो क्लेम, कपड़े में कुछ नहीं हो सकता, सब यूजर्स पे डिपेंड करता है। एक बंदा है उसने आज जींस पहनी है तो अब 10 दिन तक उसको कंटिन्यूस पहन रहा है, उसका धोने के बाद इफेक्ट अलग आएगा। एक कस्टमर जो हर 2 दिन बाद या हर दिन ही अपने कपड़े चेंज कर रहा है और सही डिटर्जेंट से धो रहा है, ठीक है ना। एक तो है ना जो 10 रुपए की साबुन आती है उससे धो रहा है, एक अच्छा सर्फ या यूज में कर रहा है, या वॉशिंग मशीन में भी किस टेम्परेचर पे धो रहा है, किस, तो वो सब चीजें डिपेंड करती है ना। फिर भी हमने एक सिस्टम बनाया कि यार कंप्लेंट का क्या सोल्यूशन किया जाए। तो मैंने एक अलग से एक फॉर्म बनाया, उसका क्यूआर हमने सभी सारी टीम को दिया और स्टोर पे भी लगा दिया। एक सब कस्टमर सपोर्ट का हमने अलग से नंबर डेडिकेटेड किया, किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है वो उस पर कॉल करे, उसकी एक सेपरेट हमने मेल बनाई, वो चाहे तो इस पे मेल भी कर सकता है और चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। अपने प्रोडक्ट का वो एक फॉर्म है, क्यूआर स्कैन करोगे उस पर बाकायदा आप क्वेश्चन पूछेंगे, कभी आपने परचेज की उसके बिल की फोटो ले लो, जहाँ कंप्लेंट है उसकी फोटो लो और वो हमें भेज दो। अगर वो जेन्युइन प्रोडक्ट है तो हम उसको कॉल करेंगे, हम बोलेंगे प्रोडक्ट आप लाके दिखाओ, और वो जेन्युइन नहीं है तो हम उनको ये जवाब देंगे सर ये कंप्लेंट किसी और चीज से हुआ है। देखो पूरे साल में 1-2 कस्टमर ऐसे आते ही हैं जो जबरदस्ती बहस करते हैं, है ना। वो 6-6 महीने 8-8 महीने कपड़ा यूज कर लेते हैं और फिर आते हैं हमने तो कपड़ा आपसे लिया था, अच्छी क्वालिटी का लिया था, इसको गारंटी नहीं है क्या, ये हम नो गारंटी नो क्लेम पे काम करते हैं। जेन्युइन कंप्लेंट को हम बिना एक सवाल पूछे चेंज करते हैं, क्योंकि जेन्युइन कंप्लेंट क्या होती है हमें समझ में आता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, चाहे उसने यूज भी कर लिया, तो हम उसको बोलेंगे नो क्वेश्चन आस्क, आप दूसरा पीस ले जाओ। सही बात है ना। तो जेन्युइन कंप्लेंट का 100% हम सॉल्यूशन करते हैं। कस्टमर की यूजेस के कारण अगर कंप्लेंट हुई है तो उसको हम भी कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। सिंपल सा रहता है। एक है ना इसमें एक ब्रांड साइकोलॉजी भी होती है कि लोगों को क्या होता है कि लिवाइस की पैंट है या फिर कोई सी भी टीसी कोई सा ब्रांड हो कि भाई ये उसकी है तो ये सही होगी, और अपन लोकल ब्रांड्स है तो मतलब एक टैग वाला सिस्टम है ना, एक ब्रांड साइकोलॉजी की, ब्रांड की चीज है तो ये लंबी चलेगी, वो चाहे कितनी भी महंगी बेचो उसको वो लेंगे। वो इसका ये ब्रांड साइकोलॉजी समझाओ मेरे को। ब्रांड एक रियल में एक ब्रांड साइकोलॉजी होती है कि मेरे को किसी को फ्लाब्राज लिवाइस अच्छा लगता है, किसी को रेंगलर अच्छा लगता है, किसी को कोई ब्रांड अच्छा लगता है, किसी को कोई ब्रांड अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग पूरा इन्फ्लुएंस करती है किस ब्रांड की कैसी मार्केटिंग है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, आप सर्च करोगे तो। एक बंदे ने क्या किया कि 2 लिवाइस की जींस से खरीदी, उसने एक जींस के सारे लेबल्स हटा दिए लिवाइस के, सब लेबल्स जो लगे थे सब काट दिए और एक जींस को एज इट इज रखा। दोनों सेम कलर की जींस है और उसने दोनों को रखा और जो भी उसके पास आ रहा है उनको बोल रहा कि इनमें से कौन सी जींस अच्छी है। उसने उसका बाकायदा रिकॉर्ड किया और हर कोई आ रहा है वो देख रहा है उनको, बाकायदा कुछ देख भी रहा है वो उसको, और फिर बोलता है ये अच्छी है, लिवाइस वाली को बोलता है ये अच्छी है, ये अच्छी है, जबकि दोनों है लिवाइस की। तो एक्चुअली उनको क्या है, उनको ना प्रोडक्ट का कुछ फील कुछ नहीं है, वो टैग जो है ना, जो लेबल लगा है ना, जो ब्रांड, वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, लिवाइस ही अच्छी होगी, लिवाइस अच्छी होगी, ये तो कोई ब्रांड ही नहीं है। ये ब्रांड साइकोलॉजी। लेकिन ब्रांड साइकोलॉजी क्या होती है, बनती है, बनाई जाती है मार्केटिंग से। सही बात है। ट्रस्ट, ब्रांड क्या होता है, एक तरह से एक ट्रस्ट होता है। और मैं ये भी बोलता हूँ सबको काम करना चाहिए ब्रांड पे, ब्रांड बनाने पे। तो इसमें ना ऑफर्स का भी है, जैसे कि कई कई बड़े ब्रांड्स होते हैं ना जो वो दिवाली पर या फिर कभी कोई सा भी फंक्शन होगा तो उस पे क्या करेंगे वो 50% ऑफ, ये ऑफ। तो इसका क्या है पीछे का, क्योंकि मैंने क्या कई जगहों पे से सुना है कि जो भी है वहाँ का जो परचेस कर रहे हैं अपन वहां से, तो अगर 1000 रुपए की है, अब वो बेच उसी में रहे हैं मतलब 1000 में, बट उसमें वो 1200 रुपए समथिंग कुछ लगा देते हैं और उससे 20% करके फिर वो बेचना उनको 1000 में ही है, बट वो 20% डिस्काउंट करके उसको 1200 समथिंग करके। तो ये क्या क्या चीज है देखो ये? एक्चुअली ये ना इंडिया में ये सबसे ज्यादा चीज चल रही है। इंडिया के कस्टमर को क्या डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, इसमें क्या जेन्युइनिटी है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर उनके पास पूरी साल है ना 70% 75% ऑफ चलता है। कुछ बाय 1 गेट 3, हाँ सही बात, बाय 2 गेट 7 ये करते हैं, पूरे साल ही चलता है उनके पास। वो क्या है ना, एक्चुअली प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के चक्कर में होता है, लेकिन आज कस्टमर अवेयर है,
हाँ। आज चाहे सोशल मीडिया को बोलो, आज अवेयरनेस आ गई है, कस्टमर समझता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अब मैं उस पे 500 रुपए का शर्ट है ना, उसमें मैं अगर 3,000 रुपए प्राइस लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ बाई वन गेट टू, तो वो अब आज कस्टमर समझता है। सही बात। ठीक है ना, मैं फॉरएवर जब भी जा रहा हूँ 70% ऑफ है, अब मेरे को 3,000 का जूता है या 3,000 की जींस है और मैं उसको 10,000 रुपए एमआरपी लगा रहा हूँ और बोल रहा हूँ 70% ऑफ है, तो उसकी वर्थ एक्चुअल में क्या है, तो आज कस्टमर समझता है। उस ठीक चीज है ना, को। तो आज वो चीजें इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, अट्रैक्ट करने वाली चीज है ना, वो होता है कि ब्रांड्स में ईओएसएस सेल आती है, एंड ऑफ सीजन सेल, जैसे साल में 2 बार लगभग ब्रांड्स में आती है। वो क्या होता है, स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है। वो एक जेन्युइन है कि 3,000 की जींस है, मेरे को 1,500 मिल रही है, 1500 मिल अप टू 50% लगा होता है, अप टू 70% भी होता है, तो वो उनको स्टॉक क्लियर करना अपना, रहा है। है ना, तो वो एकदम राइट डिस्काउंट है और उसका कस्टमर इंतजार भी करते हैं। सही बात है ना, लेकिन इस तरह के ऑफर जो होते हैं ना, वो कस्टमर को एक नई जगह अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन आज बड़ी सिटीज में इन चीजों से लोग हट गए, उनको पता लग गया कि एक्चुअली प्रोडक्ट की सही वैल्यू क्या बात। है। जैसे कि आपने बताया जैसे ब्रांड है, शोरूम है और भी चीजें हैं जैसे शॉप्स वगैरह, तो इसमें क्या होता है कुछ टाइम हर बिजनेस में या फिर कपड़ों के बिजनेस में होता है एक डाउनफॉल आता है, एक मंदी का टाइम आता है। उस टाइम बहुत कस्टमर मतलब जो कई कई शॉप्स का तो ऐसा होता है रेंट भी नहीं निकल पाता उस टाइम में। हाँ, तो वो उस टाइम कैसे अपने मतलब माइंडसेट को किस तरीके से रखे और क्या मतलब वो रखे कि उसका बिजनेस ग्रोथ करता रहे या फिर अपन को कैसे हैंडल करे उस। होता है, देखो इसका मैं बोलूँ तो ये सब इम्पैक्ट आता है तो सब पे आता है एक्चुअली ना, ये मेरे साथ भी हुआ है। कई बार होता है कि ऐसा कि अब तो यार सेल्स आ ही नहीं रही है ना, लेकिन मैं आजकल मैं समझ गया हूँ और मैं उन चीज पे काम क्या करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मंदी आना या सीजन कस्टमर फुटफॉल कम होना, वो आपको लर्निंग है कि आप अभी अपनी जो कमियां थी ना उन पे काम करो। काम जब जब हमारे पास रश होता है ना, तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, तो मंदी हमें सिखाने के लिए आती है, आपकी क्या कमी है उनको दूर करो और अपने आप को इम्प्रूव करने का एक टाइम आता है। सही बात है। आप अपने ऊपर काम करो, अभी इस टाइम की समय की डिमांड क्या है ना। आज हम ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके बैठे हैं, हम बोले मंदी है कोई बात नहीं, सबके है, नहीं सबके होगी, मेरे क्यों है। सही बात मेरे ऐसा क्या, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास मंदी ना रहे, है। मेरे पास कस्टमर आने चाहिए, भले वो उस रेशियो में नहीं आ रहे कि जितना मेरे को करना है, लेकिन मेरे पास कस्टमर तो आने कस्टमर चाहिए। आनी चाहिए। अगर वो कस्टमर आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। आज सोशल मीडिया, आज आपको है ना हर चीज पे काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा शार्क टैंक, आप देखते होंगे या देखा होगा, ऐसे ऐसे बिजनेस है जो आपकी प्रोडक्ट वैल्यू का 70% तक मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। और जो मैंने बोला कि ब्रांड बनना है, तो ब्रांड बनने का सबसे कोर यही है कि मार्केटिंग पे पैसा खर्चना पड़ेगा आपको, है ना। आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको डिजिटल जो भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आज मैं बोलूँ, अगर आज कोई नई शॉप कर रहा है और वो बोल रहा है मेरे अखबार में पेम्पलेट लूंगा, उससे बेवकूफ कोई है नहीं। आज जमाना कहाँ चल रहा है, आप पेम्पलेट डाल रहे हो अखबार में। सही बात है। आज आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे आप अपने चैनल्स पे काम करो, उन पे एडवर्टाइज करो, अपनी बारे में उनको बताओ, पब्लिक को बताओ, अवेयर करो, ठीक है ना। तो डिजिटल आप जितनी मार्केटिंग कर सकते हो ना, उतनी मार्केटिंग पे खर्चा करो। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस 100% पड़ता है, 100% पड़ता है। मैं बोलता हूँ अगर आपने आज स्टेटस भी लगाया ना व्हाट्सएप पे भी, तो आपके जो नेटवर्क के लोग हैं ना, जो आपके व्हाट्सएप पे, वो आपको तुरंत ना रिप्लाई करेंगे। आज व्हाट्सएप एक ऐसी मार्केटिंग है कि व्हाट्सएप पे 98% मैसेजेस विद इन 5 मिनट्स रीड हो जाते हैं। आपके इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे लोग उसको देखते हैं, भले ही वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, लेकिन आपका एड उनके सामने आना चाहिए। सही बात है। तो आप मार्केटिंग पे फुल फोकस करो, गूगल पे अपना डेटा को स्ट्रॉन्ग करो, गूगल पे अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करो, उस पे पूरा डेटा, कस्टमर के रिव्यू, सब पे काम करो। आज आप सर्च करोगे कि बेस्ट क्लोथिंग स्टोर इन कुचामन, तो क्लासिपोल्टन नंबर 1 आएगा। बिल्कुल। आप सर्च करोगे कि बेस्ट किड्स वेयर स्टोर इन कुचामन, तो आएगा। बेस्ट अंडरगारमेंट स्टोर कुचामन, तो क्लासिपोल्टन आएगा। उस पे डेटा पे काम करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होएगा। नहीं तो ये लोगों की क्या थोड़ा सा मिथ है कि अपन प्रोडक्ट अच्छे लेके आओ। सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे अपन एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो या फिर स्टेटस डाल दो, ये है बस उनका। बट उनके ये नहीं है कि हाँ भाई मार्केटिंग इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि अपने जो बिजनेस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इंस्टाग्राम पे आपने कोई भी रील डाली, उसको आप एड भी तो लगा सकते हो, है ना। अब वो रील एक्चुअली क्या था, हम हालांकि मैं खुद भी उस पर काम कर रहा हूँ अभी, कि मैं इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया कि मेरी एक टीम में एक पार्ट और बढ़ाया डिजिटल मार्केटिंग का। वो डिजिटल, वो सिर्फ इसी को देखेगा, है ना। अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, सबसे मेन यही है बिजनेस में।
हर एक चीज का आपको ना सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए टीम हायर करनी पड़ेगी। हम क्या हर जगह पैसा बचाने की सोचते हैं। सही बात है ना। हम बिजनेस करेंगे, हमने दुकान स्टार्ट करी, ठीक है ना, और भगवान की कृपा से वो चलने लगी, तो हमने क्या है ना अपने शौक बढ़ा लिए। जबकि होता है कि देखो आपने सुबह खाना खाया ना, आपको दोपहर में फिर भूख लगेगी, शाम को फिर भूख लगेगी, है ना। तो बिजनेस है ना, इसको भी भूख लगती है, ये आपको दे रहा है, इसको वापस देना पड़ेगा। आप जो कमा रहे हो ना, उसमें से मैं बोलता हूँ कि कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, नया शॉप कर रहा है ना, तो भूल जाओ कि मैं शुरू के 2-3 साल तो पैसा निकालू, और निकालू सिर्फ इतना निकालू कि सिर्फ मेरा जो खर्चे के लिए निकालना है ना उतना निकालू बस। बाकी पैसा वापस बिजनेस में रोटेट करो। यहाँ पे क्या मैंने देखा है, चला बिजनेस, भगवान की कृपा से थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा मिला, गाड़ी लेके आएंगे, आईफोन लेके आएंगे, ठीक है ना, बाइक अच्छी बुलेट लाएंगे भाई साहब, बाइक वो लाएंगे भाई साहब। इस बिजनेस पे वापस डालो, ये ग्रो तब करेगा। आज मैं यहाँ पे हूँ, एक 130 स्क्वायर फीट की शॉप से लेके आज 4000 स्क्वायर फीट के इस पे हूँ, और इसके अलावा मैंने और बिजनेस, मेरे ब्रांड्स डेवलप किए हैं, तो वो ऐसे नहीं हुए। पैसा बिजनेस का बेसिस में लगाना पड़ा है, री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने डाउनफॉल का बताया अभी, तो कुछ ऐसा मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया जिसमें जो जिस मॉडल पे आप चल रहे हो वो मॉडल ही आपको चेंज करना पड़ा? बिल्कुल, मैं तो ना टाइम टाइम पे मॉडल चेंज करता ही रहता हूँ। मैंने प्रोडक्ट भी चेंज किए, बिजनेस के मॉडल में भी इम्प्रूवमेंट किए हैं, कस्टमर सर्विस में भी मैंने इम्प्रूवमेंट किए हैं। मेरी हर चीज, अगर जो मेरे से पुराने कस्टमर जुड़े हुए हैं वो आपको अगर कभी आप मिले, कभी रिव्यू लोगे तो वो भी बता देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि कस्टमर सर्विस को जितना हम बेटर कर सकते हैं ना, तो कस्टमर एक्चुअली उस सर्विस से इंप्रेस होकर आपका प्रोडक्ट खरीदता है। और हम प्रोडक्ट बेचने के पीछे भागेंगे ना, तो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं और आपसे कनेक्ट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक तो आपका जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, और वो उसको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो वो कस्टमर को जब प्रेजेंटेशन देता है ना, तो उसको ये बताना चाहिए कि कस्टमर कभी भी जींस खरीदने नहीं आया है, वो एक प्रॉब्लम लेके आया है कि मेरे को किस लिए जींस चाहिए। सही बात। उसका सॉल्यूशन अगर उसको हो रहा है कि उसको फिटिंग सही आ रही है, उसका कलर्स वो मिल रहे हैं, उसकी जो उसकी नीड थी वो पूरी हो रही है ना, तो तब जाके कस्टमर उससे इंप्रेस होके जाता है, खुश होके जाता है। अपन बोलते हैं कस्टमर खुश कैसे होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कस्टमर की सर्विस का एक पार्ट होता है कि उसको छोटी छोटी चीज, जैसे चाय कॉफी का भी अपन को उसको पूछना है, पानी के लिए पूछना है, तो आप उसको पानी कैसे सर्व कर रहे हो। एक तो होता है कि कस्टमर है पानी, तो आपने ऐसे बोतल उठा के दे दी, जो गंदी सी बोतल हो रही है, जिससे एक बच्चे ने पानी पिया तो उसने जूठा भी कर दिया, वही बोतल आप उसको दे रहे हो, तो वो इंप्रेस नहीं होगा, वो आपसे नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो आपके पास है ना बोटल्स है, वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पानी भी आप कस्टमर पूछो तो ये बोलो सर गर्म पिलाऊंगे ठंडा पिलाऊंगे, बिल्कुल ठीक है ना, तो आपके पास वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। आपने चाय कॉफी का पूछा तो ये नहीं कि बाहर से भेजा, होटल से बंदा गया और थैली में कॉफी लेके आ रहा है, चाय लेके आ रहा है, और वो जब तक लेके आया वो ठंडी हो गई, फिर डिस्पोजल में डाल के दे रहे हैं। तो इन हर एक चीज पे आपको काम करना पड़ेगा कि आपको ब्रांड बनना है ना, तो आपका प्रेजेंटेशन ब्रांड वाला होना चाहिए। सही बात है ना। हमने कस्टमर सर्विस को बेटर करने का एक तरीका और बताया, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आफ्टर सेल्स हम कस्टमर को मैंने कॉलिंग करना शुरू किया, कि जैसे उसने प्रोडक्ट यूज किया, अब उसके महीने भर बाद हम उसको कॉल करें, एक टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया, उसका हम डेटा लेते हैं कस्टमर को, उसको एक कॉल जाता है कस्टमर को कि आपने हमारे यहाँ से क्लासिक होटल से बोल रहे हैं, आपके हमारे यहाँ से आपने ये प्रोडक्ट खरीदा था, आप उससे संतुष्ट है कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है ना। तो बोलता है नहीं मेरे तो ये एकदम ओके है, हो सकता है उसने बोला कि नहीं मेरे तो खराब हो गया। तो जो बोलता है खराब हो गया, तो उसका जैसे मैंने बताया, उसका हम बोलते हैं कि आप हमें इस प्रोसेस से आप फोटो भेजो, बताओ, तो हम देखते हैं किस रीजन से हुआ, क्या हुआ। अगर मेजर कंसर्न जो होता है ना, उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सर्विस को जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर करो, ताकि कस्टमर आपसे हमेशा कनेक्ट रहेगा। कस्टमर रिटेंशन ज्यादा है सही या फिर कस्टमर एक्विजिशन? देखो मैं तो ना कस्टमर रिटेंशन को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है कि आप हर बार नए नए कस्टमर को ढूंढने के लिए भाग रहे हो, तो उस पर आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। कि आप कैसे बुलाओगे, मार्केटिंग से बुलाओगे, कोई एडवर्टाइज करके बुलाओगे, कोई कस्टमर को लालच देके बुलाओगे कि आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप हमसे शॉपिंग करोगे, तो यानी आपको कॉस्टली पड़ रहा है आपको। लेकिन जो आपका कस्टमर ऑलरेडी आपसे जुड़ गया है, उसको आप अगर इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि वो एक बार आपसे कनेक्ट हो गया, अब उसको आप कैसी सर्विस दे रहे हो, कैसे उससे रिलेशन बिल्ड किया कि वो जाके बाहर जाके 10 लोगों को ये बोले कि भाई साहब वहां से लो आप कपड़े, तो मुफ्त का रेफरेंस है वो, है ना। तो कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, जैसे मैंने 2008 में स्टोर की शुरुआत की, आज भी मेरे पास वो कस्टमर आज तक आते हैं। मतलब अपना प्रोडक्ट भी तो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर वापस रिटेंशन बढ़े। देखो प्रोडक्ट तो आप मेंटेन नहीं करोगे तो कस्टमर पे आएगा। अगर आपकी प्राइसिंग सही नहीं है, आपकी कस्टमर को आपने जो प्रोडक्ट बेचा अगर वो सही नहीं है, तो वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्वालिटी पे पहले इन सब चीजों पे आपको रिसर्च करके काम करना पड़ेगा, है ना। हमारे व्हाट्सएप चैनल है जिसपे हम नए प्रोडक्ट्स जो भी आए
उसका हम अपडेट दे देंगे, आपको कोई ऑफर होगा तो उसको आपको अपडेट दे देंगे। हमने कस्टमर की प्रायोरिटी बनाई है, जो हमारे अच्छे कस्टमर है, पुराने कस्टमर है, हमने एक कस्टमर प्रिविलेज ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें अच्छे कस्टमर्स हैं जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं, उनको हम एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, वो हर कस्टमर को नहीं मिलता है। सही बात है ना? तो इस तरह की कई सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, तो वो कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, एनी टाइम जुड़ा रहेगा, और वो जो रेफरेंसेस देता है ना, वो भी लाइफ टाइम आपसे जुड़े रहेगा। तो इसके लिए तो जैसे कि आपने ये सब चीजें बताई थी, उसके लिए तो एक टीम मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, आपको टीम की बिल्कुल, जरूरत बगैर पड़ेगी। टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आप ये जो टीम मैनेजमेंट है ना, ये मतलब जैसे ज्यादातर का क्या सिस्टम होता है कि भाई हाँ भाई मैं हूँ एक, या फिर मेरे घर में से कोई है तो वो शॉप को संभाल रहा है या कुछ ऐसा, हाँ, बट एक टीम बिल्ड करना, उसको कैसे मैनेज करते हो आप, फिर इतने बड़े शोरूम को कैसे चलाते हो, वो टीम मैनेजमेंट सिखाओ हमें। नहीं, टीम मैनेजमेंट को सीखने का पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये एक आर्ट है, एक इसमें बहुत सारी चीजें छुपी है ना। टीम बनाने का मतलब हो गया कि आपको लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, और वो जो करते हैं उसको विश्वास करना पड़ेगा, उन पे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हो सकता है आपको कोई बंदा ऐसा हो जो नुकसान भी देगा, नुकसान भी। लेकिन ये नहीं है कि वो ऐसा नुकसान देगा कि आप लाइफ टाइम वापस खड़े भी नहीं हो सकते। सही बात। है ना? टीम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, टीम को वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपने आप को गल्ले से रिप्लेस करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं तो गल्ले में टॉयलेट करने भी जा रहा हूँ, गल्ले के लॉक करके जा रहा हूँ, दुकानों पे जो होता है ना, सही बात है। और मेरे को एम्प्लॉय को कुछ बताना नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ना, मेरे यहाँ पे मेरी टीम सारा मेरा मैनेजमेंट देखती है, सारा मेरा काम, जो माल आया, परचेजिंग आई, बिल मेरे हाथ में बाद में आता है, पहले मेरी टीम के हाथ में आता है। मेरी टीम के हर एक बंदे को पता है कि मेरे यहाँ कितनी सेल्स हुई है, मेरा कौन सा कस्टमर अच्छा है, कौन सा कस्टमर खराब सही है। बात है ना? कोई आपसे चीटिंग कर भी देगा, मैं बोलता हूँ, तो वो पहले बात तो आपका विजन नहीं ले जा सकता, वो आपको कॉपी कर सकता है। सही बात। जो थॉट प्रोसेस जो मेरा है, जो मैं सोचता हूँ कि मेरे को इसको कहाँ तक लेके जाना है, वो नहीं ले जा सकता, है ना, चाहे कितना ही पैसा लगा दे। सही बात है ना? गुरु गुरु ही रहेगा हमेशा, और वो आगे बढ़ेगा ना। अगर आप रुक गए, आप में ठहराव आ गए, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। है ना? लेकिन आप अगर कंटिन्यू अपने ऊपर काम कर रहे हो, और अपने ब्रांड को डेवलप करते जा रहे हो, बिजनेस को बिल्ड करते जा रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, रोज नया सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सारा ज्ञान, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी टीम को एक ही चीज बोलता हूँ, जितना सीख सकते हो ना उतना सीखो। मेरे से जितना सीख सकते हो उतना सीखो। आपको लाइफ में हमेशा ना यहाँ से वो सीख के जाओ, क्योंकि जो आप सीख के गए ना, आप यहाँ से अगर छोड़ भी गए तो वो सीखा हुआ थोड़ी छोड़ के जाओगे, वो तो आपके साथ ही जाएगा। सही बात। वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा, तो सीखो। एक टाइम ऐसा था कि कुचाल में जितने नए शोरूम्स खुले ना, सब पे मेरे यहाँ से निकले हुए एम्प्लॉय काम करते थे। और एक तो ऐसा भी था कि है ना, पता नहीं कहाँ से डेटा कुछ हुआ या मुझे नहीं पता, जो रिज्यूम बनाते हैं उन्होंने किया, हर जगह मेरे पास कॉल आने लग गए, कोई भी बंदा रिज्यूम बनवा रहा है और एक्सपीरियंस में डाल रहा है कोल्ड रूट पे काम किया हुआ है। तो मेरे पास एक दो शोरूम से कॉल आई, बोले यार ये फलाना बंदा आपके पास काम किया, मेरे इस नाम का कोई बंदा मेरे पास काम ही नहीं किया कभी। तो मैं इससे खुश होता हूँ कि यार अपनी ऐसी ऐसी वो है इमेज कि है। अपने नाम से अगर कोई बंदा ये भी डालता है, एक्सपीरियंस में अपना नाम डालता है, तो उसको तुरंत जॉब मिल जाती है। और जितने शोरूम्स खुले सब पे अगर जाओगे तो सब बंदे बोले पहले कहाँ करता था, कोल्ड रूट पे करता था, है ना? तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो ऐसे बंदे तैयार करूँ, है ना? और मेरी टीम आज 20 लोगों की है, कल को 50 की भी होगी, 100 की भी होगी, क्योंकि इतना बड़ा विजन है मेरा। सही बात। तो टीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में टीम को काम डेलीगेट करने पड़ेंगे। अब ये बंदा ये इस चीज का एक्सपर्ट है, इसको ये काम दे दो, ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट है, इसको ये काम दे दो। और एक्सपर्ट नहीं भी है तो उसको एक्सपर्ट बना देंगे। सही बात। मैं टीम पे हमेशा काम करता हूँ। अब देखो, बिजनेसमैन का मान लो या फिर बिजनेस का सबसे बड़ा सवाल है रिस्क। तो ये रिस्क क्या है, मतलब ये समझाओ, ये रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर आपने बिहाइंड द कैमरा एक गाना भी सुनाया था हमें रिस्क का। देखो मैंने ना, ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ताल मूवी का एक गाना है, हाँ। इश्क बिना क्या जीना यारो। मैंने उस पे क्या ना, इश्क को रिप्लेस कर दिया, वहां रिस्क डाल दिया। रिस्क बिना क्या जीना यारो, रिस्क बिना क्या मरना यारो, है ना? आप बिजनेस कर रहे हो, ग्रोथ की सोच रहे हो, रिस्क लिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना? रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। मैंने अपने आप को कंटिन्यूअस में टास्क देता रहता हूँ, नए नए चीजें आजमाता रहता हूँ, नुकसान भी खाता हूँ, गलतियां भी होती है, लेकिन रुकता नहीं हूँ, फिर करता हूँ। मैंने तो मेरी हर जगह चिपका रखा है, आई एम अनस्टॉपेबल। सिचुएशन के हिसाब से आप धीरे हो जाओ, है ना? फास्ट चल रहे हो, धीरे हो जाओ, रुको मत। और नए नए टास्क, नए नए एक्शन आप लेते रहो, नई नई चीजें ट्राई करते रहो। जरूरी नहीं हर चीज आपकी सक्सेस होगी, सही बात है, लेकिन ट्राई तो करो। नुकसान होगा ना, बिजनेस ऐसी चीज है जो नुकसान की भरपाई कभी कर देता है। लेकिन आप रिस्क करे बिना आपको पता क्या पड़ेगा कि इस रास्ते पे जाने से क्या होगा। सही बात है। तो रिस्क लिए बिना तो कुछ है ही नहीं। तो ये रिस्क का लोगों की मिथ भी तो है ना कि भाई पैसों से ही रिस्क लेते हैं कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा इस टाइम, तो मेरे को और कहीं से उधार लेके या
फैमिली से लेके उसमें और इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस करो हम्म कि मेरा ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्या रीजन थी, क्या प्रोडक्ट में कमी थी, क्या सर्विस में कमी थी, क्या मेरे में कमी थी, क्या लोकेशन में कमी थी। उन चीजों को समझो। फिर आपको लगता है नहीं यार इस गलती से हुआ नहीं, बिजनेस खराब नहीं है, तो करो ना इन्वेस्ट, क्या दिक्कत है। हाँ भाई बिजनेस रिस्क बिना बिजनेस है ही नहीं, सही बात है ना। सही बात। इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना उसमें। हाँ ये मैं ये एक चीज जरूर बोलूंगा, कोई भी नया काम करता है ना, स्टार्टिंग में आप लोन के चक्कर में मत फंसो। हालांकि लोन बिजनेस को बड़ा करता है, जब आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो ना तो आप उसमें पैसा लगाओगे, आपको पता प्रॉफिट ही आना है, तो लोन लो। इनिशियल लेवल पे लोन मत लो। हाँ आप फैमिली के इधर उधर से रिलेशन से आप कलेक्ट कर लो, क्योंकि रिलेशन से क्या होता है 50,000 किससे लिए तो बिना ब्याज के भी आपका काम हो जाता है, सही बात तो वो कर्जा आप लेके काम कर सकते हो। लेकिन लोन के चक्कर में इनिशियल मत फंसो, क्योंकि शुरू में आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लो। जो आज है वो शुरू में नहीं था, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। सही बात। लेकिन उस पर रोज चलना पड़ता अब एक सबसे बड़ा जो अभी इंडिया में चल रहा है अपने, जो ये थ्रिफ्ट स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, थ्रिफ्ट, ये सबसे बड़ा ये चल रहा है कि इसमें कई जगह पे जो महंगी महंगी ब्रांड्स की वो जैकेट्स होती है, तो वो जैसे 10,000 के तो 500 में मिल रही है। और इससे शायद आपने एक मेरे को बात बताई थी, कुछ प्रॉब्लम भी, कोई इशू भी क्रिएट हुआ था कोई हेल्थ को लेके। ये थ्रिफ्ट स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है और थ्रिफ्ट स्टोर से क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये क्लियर करो थोड़ा। है। थ्रिफ्ट स्टोर एक्चुअल में क्या होता है, थ्रिफ्ट स्टोर का कंसेप्ट होता है कि कुछ महंगे प्रोडक्ट्स, महंगे ब्रांड्स की चीजें जो आपको है ना कम रेट पे उपलब्ध कराएं, मतलब आपको फायदा होना चाहिए, डिस्काउंट रेट पे आपको अवेलेबल करवाएं, है ना। उसमें कंसेप्ट क्या होता है कि कोई हो सकता है कोई ब्रांड की चीज ऐसी भी मिल जाए वहां पे, वो सस्ती नहीं महंगी भी मिल सकती है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं हो, लेकिन वहां पे वो करा देते हैं ना। इसमें आजकल के इंडिया में गलत कंसेप्ट चल रहा है, नाम थ्रिफ्ट स्टोर दे दिया, लेकिन वो क्या होता है ना कि अभी जो कंसेप्ट चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है कि जैसे पानीपत एक बहुत बड़ा हब है, यू विदेशों से यूज्ड क्लोथ्स के लोट आते, गांठ आती है, मतलब तोल में आते हैं, मतलब तो वो कपड़े हो सकता है किसी के पहने हुए भी हो। जैसे आप दिल्ली में जाओगे सरोजनी मार्केट है, और भी बहुत जगह लगे हुए हैं। अब तो वहां के जो कपड़े होते हैं वो तो देखो यूनिक होते हैं, ड्रेसिंग सारी है ना, तो वो धुला धुलो के वॉश वॉश होके, अब हो सकता है वो किसी बीमार आदमी के कपड़े हो सकता है कोई मर गया उसके कपड़े हो, तो वो सारे है ना यहाँ लोट में आते हैं, उनको फिर लोग वापस रीआयरनिंग या फ्रेश टैगिंग वेगिंग करके और वो लाके बेच रहे हैं। और वो जैकेट होती है, हो सकता है अपन को लगता है कि यार ये तो 10,000 की जैकेट है, 5,000 की जैकेट है, तो 300 में दे रहा है, 500 में दे रहा है। दिल्ली में भी हुआ था, व्यापारियों ने उसके कई वीडियोस भी डाले थे, आपने देखा हो अगर तो इंस्टाग्राम पे रील्स मिल जाएगी आपको, कि ना लोग वो कपड़े पहन के और फिर उनपे स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है ना, कई तरह की बीमारियां हुई उनसे। नहीं ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है हाँ, थ्रिफ्ट स्टोर तो वाला। एक्चुअली क्या होता है, लोग सस्ते के चक्कर में, मतलब उनको यूनिक कपड़ा दिख रहा है, यूनिक दिख रहा है, और सस्ते के चक्कर में वो खरीदते हैं, लेकिन वो इस सोच पे नहीं जाते हैं। मैं तो खुद बोलूंगा कि जो ज्यादा सस्ता मिल रहा है, यूनिक होता है ना, वो क्वालिटी आप मत जाओ, वो कहीं ना कहीं होगा। अब आप यूज्ड कपड़े बताओ पहन रहे हो, सही बात है। तो कैसे मिलेगा आपको। मतलब आप सोचोगे एक जैकेट जो है ना दिखने में 5-7 हजार की लग रही है, आप ब्रांड सर्च भी करोगे तो होएगा 10-12-15 हजार की, कैसे आपको 500 में मिल जाएगी। सही बात है, सोचने की बात है यही तो। थ्रिफ्ट स्टोर कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन इंडिया में जो चल रहा है ना वो इस तरह का कंसेप्ट, वो एकदम अजीब है, यहाँ की पब्लिक को समझना पड़ेगा। अब बातें अपन जो मेन क्वेश्चन है, क्या अब ऑनलाइन बिजनेस का इफेक्ट ऑफलाइन जो रिटेल शॉप्स है उन पे पड़ रहा है क्या? देखो ना, एक्चुअली ये एकदम फैक्ट है कि लोग डिजिटल की ओर जा रहे हैं, है ना, और ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बहुत लोग मूव कर रहे हैं। क्यों? कि लोगों को बैठे बैठे जो काम हो रहा है ना, तो एक्चुअली कंफर्ट जोन फील हो रहा है उनको, कि ना यार मेरे को ऐसे आ रहा है ना। और ऑनलाइन पे क्या होता है ना, आपको प्रोडक्ट देखो टच एंड फील तो नहीं होता है, सही बात है, लेकिन डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे क्लोथिंग भी है, सारे बिजनेस इसकी चपेट में है। कि मैं बोलता हूँ जैसे आज एक किराने का व्यापारी है, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसका है, सबसे बड़ी दिक्कत उनको होगी आने वाले टाइम में। आज ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे है ना, इतनी फास्ट सर्विस 15 मिनट में आपको घर पे डिलीवर कर रहे हैं। आज हो सकता है कुछ और छोटा टाउन है, कल को यहाँ पे भी आ जाएंगे, है ना। सबसे पहले इन लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए कि इन बिजनेस पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बड़ा इम्पैक्ट इन पे आएगा, क्योंकि ये रोज घर में काम आने वाली चीजें। सही बात है, ठीक है ना। इन लोगों को ना इनडायरेक्टली है ना, एक साइड में ना अपना एक चैनल जरूर तैयार करना चाहिए,
हो सकता है कोई बड़े व्यापारी हो तो हो सकता है इन्हीं से कांटेक्ट कर ले, ब्लिंकिट वगैरह से, है ना, और वो लोकल पे अपनी ना डिलीवरी शुरू कर दें। या फिर अगर थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो और एक टीम और तैयार करके और काम कर सकते हो तो एक अलग से बैकएंड टीम बनाए और डिजिटल कैसे हम ना लोगों तक सर्विस कर सकते हैं, घर पे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, वो लोग रहेंगे। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस बिजनेस पे, है ना। बाकी हर बिजनेस पे आ रहा है और मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को ब्रांड बनाना है और आपका बिजनेस को आगे लेके जाना है तो एक ओमनी चैनल बोलते हैं हम इसको, ओमनी चैनल, जिसपे फिजिकल बोलते हैं कि ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है ना, यानी फिजिकल स्टोर भी है और डिजिटल भी है, फिजिटल हो गया, है ना। बिजनेस को इस तरह डेवलप करो कि आप ऑनलाइन पे भी अपना काम शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बना लो, अपने प्रोडक्ट डेवलप करो, अपने ब्रांड डेवलप करो। और अगर ब्रांड नहीं है तो आप जो भी बेच रहे हो ना तो ऑनलाइन पे भी अपना एस्टेब्लिशमेंट ले आओ। तो ऑनलाइन पे और ऑफलाइन होने से क्या होगा कि कस्टमर ऑफलाइन से आपके प्रोडक्ट को देख के फील करके वो समझ पा रहा है कि यार क्वालिटी अच्छी है। और फिर जैसे आप देखो, आप अमेजोन ने भी अपने स्टोर खोलने शुरू कर दिए और शायद फ्लिपकार्ट ने भी कई जगह अपने स्टोर खोले हैं और भी कई ब्रांड्स अपने स्टोर खोलने भी शुरू कर रहे हैं। यानी कि लोगों को नए प्रोडक्ट के, जैसे ये मैंने ये मग है ना, मैंने ऑनलाइन चढ़ा रखा है ना, आप लेकिन नए ब्रांड हो, है ना, तो आपको क्या बताइए क्वालिटी क्या है, कैसा होगा। तो आप साथ में ये भी रहेगा ना, हमारा स्टोर यहाँ पे जयपुर में, यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे कुछवान में, यहाँ पे, तो कस्टमर वहां पे जा सकता है, वो उसको देखेगा तो उसको ट्रस्ट होगा, यार क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। अब जो मार्केट चल रहा है, लोग बोल रहे हैं मंदी, मंदी नहीं है भाई साहब, मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। मैं बताऊं कि जब मैं छोटा था तो स्कूल यूनिफॉर्म लेने ही एक्चुअली रेडीमेड की शॉप पे जाते थे, है ना, तो मम्मी ले जाती थी, तो XYZ कोई शॉप पे गए तो वो छोटे बच्चे होते हैं, हम तो छोटे थे, तो है ना, वो बोलते थे, जग उठा के बोलते थे, बेटा ले ना वहां से पानी भर के ले उस पे से, और हम चले जाते थे। आज कस्टमर को आप बोल के दिखा दो, वो पास में पानी होगा तो ही बोल, तो भी खुद लेके नहीं पिएगा। सही बात है ना। जमाना चेंज हो गया है, आपको उसके साथ बदलना पड़ेगा। आज हम उसी दुकान को लेके बैठे हैं, आज बोलते हैं कि ना बेटा बाप के बिजनेस में ना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बाप बदलने को तैयार ही नहीं है। सही बात है। आप उसको अपने हिसाब से डिसीजन लेने दो, सही बात, बदलने दो ना उसको। वो क्यों नहीं बैठेगा? बैठेगा, वो उस बिजनेस को और आगे लेके जाएगा। आज की नई जनरेशन है, उसको पता है कि आज के टाइम में बिजनेस कैसे करना है। सही बात है। उनको डिसीजन लेने दो, गलतियां होगी होने दो, नुकसान आएगा होने दो, वो सीखेगा। सही बात है। और उसको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म दोगे कि आपको अपने बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट करना हो, है ना। तो बिजनेस पे आपको बदलना तो पड़ेगा, इसको चाहे मानो या ना मानो, आपको कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। फिजिकल स्टोर भी चलेंगे, ये नहीं बिल्कुल बंद हो जाएंगे, फिजिकल भी चलेंगे, ऑनलाइन भी चलेंगे, धीरे धीरे इक्वलिटी आ जाएगी, है ना। और फिर लोग एक्सपीरियंस जहाँ बेटर होगा ना वहीं पे जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन जाओ चाहे ऑफलाइन जाओ। हाँ, सही बात है। काम दोनों चैनल पे आपको करना पड़ेगा। देखो, ये तो बिजनेस के रिगार्डिंग जो टिप्स है आपने वो दी, और जो आपकी जर्नी है उनकी बात करी। अब जो मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि जो सक्सेसफुल होना है आपको, जैसे आपने बताया है, तो वो सक्सेसफुल होना आपके लिए बस एक पैसा कमाना है या फिर कुछ और सोच रखा आपने? मतलब आपका मेन जो विजन जो है अब, कि भाई अब मैं यहाँ हूँ इस पोजीशन पे और अब मेरे को इस पोजीशन में जाना है, तो वो मेन विजन क्या है आपके लिए? देखो, विजन मेरा बहुत बड़ा है। पैसा, सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा मकसद कभी रहा ही नहीं है ना। हर कोई चाहता है मैं पैसा कमाऊं, लेकिन पैसा कमाना सक्सेस कभी भी नहीं होता मेरी नजर में, मैं ये मानता हूँ। सपोज करो कि आपने बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है। सही बात है। ठीक है, सपोज करो फैमिली भी साथ है, आप स्वस्थ नहीं हो। सही बात है ना। सपोज करो कि आपकी फैमिली भी साथ है, लेकिन आपका बेटा है वो गलत रास्ते पे चला गया, है ना। तो पैसा होने से सक्सेस कभी नहीं होती। सही बात है। सक्सेस का मतलब होता है कि आप पूरी लाइफ को ना एंजॉय कर रहे हो, आपकी फैमिली भी आपके साथ है और वो आपसे खुश भी है, आप साथ भी रहते हो, शाम को साथ में हंसते खेलते हो, खाना खाते हो, ठीक है ना। जब चाहे आप घूमने निकल सकते हो, आपके पास पैसा भी है, परिवार भी है, और मतलब जो बोलते हैं ना सातों सुख, सातों सुख, तो उसको सक्सेस है। अब रही बात विजन की, मेरा विजन सिंपल सा है कि मैं अपने ब्रांड डेवलप कर रहा हूँ और मेरे ब्रांड्स में जल्द ही मैं मेरा आने वाले टाइम में मैं इसको रिवील करूंगा कि पूरे इंडिया में मेरे ब्रांड्स के आउटलेट रहे, और फ्रेंचाइजी मॉडल पे मेरे आउटलेट्स की प्लान कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट मैंने डेवलप करने शुरू कर दिए, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, जल्दी उसको रिवील करेंगे। बिल्कुल। तो मैं कुचामन से ब्रांड को इस लेवल पे कि नेशनल लेके जाऊं, और उसके बाद में उसको इंटरनेशनल ग्लोबल भी मेरा ब्रांड जाएगा ना। और मैं यही बोलूंगा कि कुचामन की जो पब्लिक है, कुचामन के जो यूथ है ना, उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है ना। बस उनको एक सही एनर्जी को सही जगह लगाने की जरूरत है, वो बहुत बड़ा कर सकते हैं।
और मैं हमेशा इस सपोर्ट में रहता हूँ, कोई कुछ भी करो। मैंने कभी भी किसी को कंपटीशन फील नहीं किया है। मेरे पास अगर कोई कपड़े का काम करने पे आया, मेरे से राय लिए, मैंने उसको जेन्युइन राय दी है। सही बात है। हाँ, लोगों से खर्चे नहीं होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आपको बिजनेस डेवलप करना है तो खर्चे करने पड़ेंगे, उसकी हर एक चीज पे खर्चे करने पड़ेंगे। जब से लगे तब अपडेट करना पड़ेगा, हर एक चीज पे खर्चे होते हैं। सही बात है। वो करने पड़ेंगे तब जाके आप ग्रो करोगे। ये विजन जैसे आपने बताया, तो आपने बताया कि आप बहुत जल्द अपने ब्रांड्स लॉन्च करोगे, तो अभी तो आप, अगर आप चाहो तो बता सकते हो, बट नहीं, एक्चुअली है ना, ब्रांड प्रमोशन हाँ, मेरे लिए तो ये मार्केटिंग होगी अगर मैं बोलूंगा तो। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्रांड थोड़ा सा एक बार डेवलप पूरा हो जाए, तो फिर उसको अपन ढंग से रिवील और करेंगे। देखो, जिस दिन आप लॉन्च करोगे अपने ब्रांड को, उस टाइम देखो और एक पॉडकास्ट शूट करेंगे उन ब्रांड्स का, जो जैसे आपने बताया आप 27 से 28 ब्रांड्स आपने सोच रखे हैं, और आप कुछ ब्रांड्स को लॉन्च करोगे। एक्चुअली मेरा क्या होता है ना कि मेरी एक अलग ही है ना, कि मेरे को जो भी नाम लगा कि यूनिक है, हाँ, मैं ट्रेडमार्क ले लेता हूँ, हाँ, है ना। भले उस पे काम होगा नहीं होगा पता नहीं, आगे होगा, ठीक है ना। और फिर मैंने जो एक दो ब्रांड्स मेरे को जिन पे काम करना, उन पे मैंने काम भी शुरू कर दिया, है ना। जैसे Vox.in मेरी अभी वेबसाइट लॉन्च हुई है ना। तो वो हो ही गया, आगे जो कर रहा हूँ उसका भी अपन कर लेंगे। सही बात है। आपके टीम के साथ या फिर कहीं आप जाते हो तो आपके ब्रांड को लेके कुछ ऐसे रोचक किस्से हुए हैं आपके साथ? रोचक किस्से ऐसा तो कोई ज्यादा नहीं है टीम के साथ। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं, देखो मार्केट में जहाँ ग्रोथ होती है वहां पे नेगेटिविटी भी साथ नेगेटिविटी साथ रहती है, चलती सही है बात हमेशा ना। है। और चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने एलोन मस्क का एक पढ़ा था एक बार कि आपकी पब्लिसिटी हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपका नाम आ रहा है इसका मतलब आप पॉपुलर हो रहे हो, है ना। तो मैं सिंपल मानता हूँ, नेगेटिविटी होती है। कई बार ऐसे कस्टमर्स के, ऐसे लोगों के ना फीडबैक आते हैं कि ना, जैसे एक दोस्त ने बोला यार मैंने आजकल 2-3 जनों सुन लिया, आजकल वो पहले वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं है पहले वाली बात। बोले कैसे नहीं है? मैंने कहा पहले जब 50 लाख का टर्नओवर था, आज 2 करोड़ का है, कल को 2.5 करोड़ का, पहले वाली बात है ही पहले नहीं। वाली बात। कई तरह के होते हैं। एक बार एक शादी में मैं गया था, तो मैं कोई दोस्तों के साथ खड़ा था, उधर दूसरे 3-4 दोस्त ग्रुप में खड़े थे। तो एक बंदा जिसकी पीठ मेरी तरफ थी, वो बोल रहा था कि यार, सामने वाले बोला यार टी शर्ट अच्छी लाया, कहाँ से लाया? तो उसने बोला कि मैं क्लासिक बोल्टन से लाया। तो उसने बोला अरे यार वो तो बहुत महंगा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती। उस लड़की की नजर मेरे पे पड़ी। अरे बोले जीतू भैया, उसने उस लड़के को बोला कि यही जीतू भैया का क्लासिक बोल्टन। तो मैं सुन ही रहा था, मैंने बोला यार आप क्या लेके आए जो क्वालिटी अच्छी नहीं थी और महंगा था? बोले नहीं मैंने लिया तो कभी नहीं, मैंने सुना तो मैं कभी आया नहीं। तो एक्सपीरियंस ऐसी ऐसी चीजें होती है। सही बात है। तो ऐसे किस्से तो चलते रहते छोटे मोटे। एक कस्टमर था जिसने मेरे यहाँ से जॉकी का लोअर लिया, और उसका लोअर किसी चीज में टक के फट गया। अब वो आके बोल रहा है कि ये तो मैंने कंपनी की चीज ली है, आपने खराब दी। मैंने कहा फटा है भाई। और जॉकी का सिस्टम क्या होता है कि उसका कस्टमर केयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद, उनका एक प्रोसेस है, आप कंप्लेंट आ रही है तो उस पर कॉल करो, और उस पर प्रोडक्ट की चीजें जो बताएंगे मेल करो, और आपका प्रोडक्ट अगर जेन्युइन होगा तो वो खुद मंगा लेंगे आपसे, दूसरा भेज देंगे। तो मैंने बोला जॉकी में कंप्लेंट कर दो, सपोर्ट हम कर देते हैं, कैसे करना है? बोले नहीं हम तो आपको जानते हैं, आप करो। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता, ये फटा है ये। तो वो तो बोलता मैं आपके, है ना। और उसने गूगल पे, आज तक मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया उसके उसको, है ना। उसने गलत रिव्यू दिया है तो जो कि डुप्लीकेट बेचते हैं, ये बेचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। कई लोगों ने ना गूगल पे जबरदस्ती फेक रिव्यूज कराए नेगेटिव, मैंने एक भी रिव्यू को हटाया नहीं। मैं गूगल को मेल डाली भाई इसको ये गलत रिव्यू, फेक रिव्यू, सही बात। रहने दो, सही बात। है ना। क्योंकि इस तरह की चीजें चलती रहती है। जब आप ग्रो कर रहे हो ना, तो एक्चुअली की नेगेटिविटी वो लोग फैलाते हैं जो अपन को टच नहीं कर सकते, सही अपन बात एक है, कंपटीशन अपन से नहीं कर पाते। सही बात। चलने दो ना, होने दो ना। अब देखो, जैसे कि बिजनेस रिगार्डिंग बात करी अपन ने, कैसे ग्रोथ करे, तो हमारे लिए भी पॉडकास्ट है ये एक। तो इसमें अब कुछ टिप्स लास्ट में हमें दो कि अब आपको क्या, जैसे अब आपके साथ पॉडकास्ट लिया हमने, तो आप कुछ ऐसी चीजें बताओ हमें, या फिर आपको क्या ऐसा फील हुआ कि हमें ये चीज आगे जाके थोड़ी और ग्रो करनी चाहिए? नहीं देखो, सबसे पहले तो मैं फिर बोलूंगा आपको कि देखो मेरे लिए भी एक पहला पॉडकास्ट है, मैंने कभी कोई पॉडकास्ट नहीं किया। तो हो सकता है कि हम वो कंटेंट, वो चीज डिलीवर नहीं कर पाए। बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमने सोचा तो था, लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना। अभी नई चीज शुरू हुई है मेरे लिए, है ना। हालांकि मेरे को पॉडकास्ट के लिए और भी कई लोगों ने टच किया है ना। तो चलो, मैं गॉड ब्लेस, थैंक यू कि मेरे पे कृपा है भगवान की, है ना। थैंक गॉड की
इस तरह मेरे को लोग मानते हैं, है ना। सिंपल सा टिप एक ही है कि है ना, कंसिस्टेंटली काम करते जाओ, है ना। और अपने आप को जो जो कमियां नजर आती है, जो लोग आपको बताते हैं वीडियो देखने के बाद, कुछ लोग अपना अपना व्यू जरूर देंगे। जब मैंने बोला फीडबैक देते हैं लोग, कोई बोलेगा इसमें तो ये व्यू अच्छा नहीं है, कोई बोला लाइटिंग अच्छी नहीं थी, कोई बोला आवाज सही नहीं आ रही थी। उन हर चीज को इम्प्रूवमेंट करते जाओ। सही बात है। इम्प्रूवमेंट साइकिल चलाते जाओ कंटिन्यूस, कि हमें तो इम्प्रूव करना है ना। और कंसिस्टेंटली काम करो, और जिसका भी आप पॉडकास्ट करो, उसका जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, वो पब्लिक के लिए नॉलेजेबल हो, नॉलेजेबल हो, है सही ना। बात है। कि उसको कब, जैसे मैंने आज इतनी बातें की है ना, तो हो सकता है सारी बातें नहीं समझ में आए, या हो सकता है मैं भी सही डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, है ना। तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो किसी के टच होगी, सही है ना। बात है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग उसको देखें, पॉडकास्ट को भी देखें, और अगर जिसको लगता है कि यार इस बंदे के काम आ सकता है, उसको शेयर भी करे, शेयर भी और जेन्युइन फीडबैक भी दे। कमेंट में आप डाल दे कि है ना, कि हमें और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद।